तो हम बात कर रहे थे कि जो है इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो क्या बेहतर तरीका था। तो डोमेस्टिकेशन, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन इन द सेंस मतलब घरेलू, जैसे डोमेस्टिक जो आपके जो एनिमल्स होते हैं, घरेलू जो जानवर, ठीक है। दो तरह के जानवर होते हैं, एक वाइल्ड हो गया, ठीक है, वाइल्ड में जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन, ठीक है। तो यानी एक आपके वाइल्ड एनिमल है, ठीक है, वन्य जीवन, ठीक है, एक वाइल्ड एनिमल्स हो गए और दूसरे हो गए वन्य जो जीव होते हैं। उन पर क्या है, वो फ्री है, कंट्रोल नहीं है हमारा उनके ऊपर, ठीक है। वो जो वाइल्ड लाइफ होती है वो अपना भोजन का प्रबंध है या अपने शेल्टर का है, अपने रहने का, आवास का प्रबंध है, ठीक है। तो जो वो अपनी आवश्यकताएं खुद ही जो है पूरा करते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं और वो खुद ही पूरा करते हैं। तो हमारा जो मनुष्य का है उनके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो ऐसे जो जीव हैं उनको हम वन्य जीव बोलते हैं, ठीक है, वन्य जीव बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन से जीव जीव है, शुरू में तो सारे वन्य जीव ही थे, वनों में जो मिलते थे वो सारे फ्री ही थे। लेकिन बाद में जब मनुष्य ने क्या है, उनमें से कुछ ऐसे जो जानवर हैं जो अहिंसक थे उनका चयन किया, ठीक है, और उनको पालतू बनाया, घरेलू बनाया, ठीक है, अपने साथ रहना सिखाया, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं डोमेस्टिकेशन या डोमेस्टिक एनिमल्स, जो घरेलू हैं, जो मनुष्य के साथ में रहते हैं और उनके भरण पोषण की जो भी आवश्यकताएं हैं वो मनुष्य पूरा करता है और बदले में, ठीक है, उनका प्रयोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दूसरे तरह के जो एनिमल्स हैं, वो है डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। तो ये जो है लाइफ स्टॉक रियरिंग की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ से शुरू हुआ, तो यानी मनुष्य के द्वारा जब डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, जंतुओं को पालतू बनाकर जो है उनका ज़्यादा बेहतर तरीके से वो प्रयोग कर सकते हैं बजाय के उनका शिकार करके। तो धीरे धीरे उसने क्या है, आखेट में जो है ना तो इतनी जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता और वो ज़्यादा, ठीक है, रिस्की भी है, क्योंकि वन्य जीव आपको वापस से आपको भी तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा रिस्की भी है और ज़्यादा मेहनत का काम भी है, ठीक है। लेकिन क्या है, जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, पशु को पालना, वो उससे ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा व्यक्तियों का भरण पोषण कर सकता है, कम रिस्क, रिस्क भी ज़्यादा नहीं है और उससे कम जो है मेहनत में काम चल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो ये जो लाइफ स्टॉक रियरिंग है, ये सारा पशुपालन है, पशुचारण है, ये और कुछ नहीं है, ये क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, पशुओं का जो है पालन करना, ठीक है। तो इसमें एक बार हम पास्टोरलिज्म का एक पर्टिकुलर जो है मीनिंग ये होता है पशुचारण। यहाँ पे भी पालते हैं, यहाँ पे पालने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो क्या है, आप पशुओं को क्या है घर में रखते हो, एक जगह पे रखते हो, ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हो वहीं पे आप पशुओं को रखते हो और उनका भोजन का प्रबंध करते हो, ठीक है। वो एक तरह का हो गया स्थायी, एक ही जगह पे जब स्थायी निवास हो गया तो जो जो समुदाय आगे चल के जो जो मनुष्य के समुदाय, जैसे ना कि कृषि जब करना शुरू किया तब एक जगह पे वो, जैसे जहाँ पे कृषि किया, ठीक है। तो ये हो गए गांव बसा लिए, यहाँ पे कृषि कर रहे हैं, वो आगे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो खेत हैं, कृषि कर रहे हैं, अब इसके घर आसपास क्या है, उसको रहना पड़ेगा, कृषि जो है उसके लिए परमानेंटली उसको वहीं पर रहना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने खेत में फसल उगाई और जो है आप फिर इधर उधर दूर दराज के इलाकों में घूमते रहे, तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या है, उन्हें उसी स्थान पर रहना पड़ेगा। तो इसीलिए जब से एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर आ गया, एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब प्राकृतिक वनस्पति अभी ऐसा नहीं है, तो कृषि का क्या मतलब हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। वन है, वन में जो भी पेड़ है या वनस्पतियाँ उगती हैं वो अपने आप उगती हैं, तो उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मनुष्य का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स में क्या किया कि हम अपने, हम जो भी पौधे, हमें ये लगा कि हमारे
ज़रूरत के हैं, हिसाब से हैं, ये हमारे अनुकूल हैं, उन पौधों का चयन करके उनको क्या है जो है एक ही खेत में यानी एक ही जगह पे बहुत सारे पौधों को उगा दिया गया, जिसको हम बोलते हैं फसल। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने पहले भी जो है पहले वाले उसमें हमने डिस्कस करी है जब फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पौधों का भी पालन कर रहे हैं, तो हम उगा रहे हैं ना, उनको पानी देना है, उनको जो है न्यूट्रिएंट्स देना है खाद के जरिए, तो वहाँ पर भी पौधों का पालन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स जब हुआ तो मनुष्य के स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। अब उसे एक ही जगह पर, जब पौधों का जो फसल की अगर रक्षा करनी है तो उसे एक ही जगह पर रहना पड़ेगा। जब वो एक जगह पे रहेगा तो उसे जो जिन भी पशुओं का साथ में वो जो है पशुओं को पाल रहा है, तो उन पशुओं को भी क्या है वहीं पर रखेगा। तो वहाँ पे ही उसने एग्रीकल्चर शुरू कर दी और पशुओं को भी एक ही जगह पे रख दिया। अब पशुओं के लिए जो चारे की जो आवश्यकता है वो अपने जो खेत हैं, ये जो फसल है, उनमें से ही ये क्या है पशुओं की जो है चारे की आवश्यकताओं का पूरा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक साथ वो दो काम कर सकता है, एक तो स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई, ठीक है, एक तरफ कृषि कर रहा है और उसी कृषि की सहायता से वो क्या है, वो जो उससे जो फोडर है, वो चारा जो मिलता है, उसी से वो क्या अपने पशुओं का पालन पोषण कर रहा है। तो ये जो हम कहते हैं ना कि जो लाइव स्टॉक रियरिंग, ठीक है, लाइव स्टॉक में तो पालन करना, वो पालन कैसे भी हो सकता है। ठीक है, एक जगह पे जो स्थायी जो हम कहेंगे कि पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री, वो यहाँ पे स्थायी कृषि की शुरुआत और स्थायी जो है निवास के बाद ही शुरू हुई। लेकिन जब तक कृषि की शुरुआत नहीं हुई, यानी पशुपालन कृषि से पहले शुरू हो चुका था, यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ जो है वो कुछ ना कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कि बहुत डिफरेंस रहा होगा टाइम में, लेकिन हाँ कुछ जो है, तो कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर क्या है पशु तो मिलते हैं, लेकिन क्या है जो कृषि को करने के लिए अगर अनुकूल दशाएं नहीं है, अब जैसे मरुस्थल है, मरुस्थल में या कुछ सेमी एरिड एरियाज हैं, वहाँ पे क्या है कुछ पशु तो मिल सकते हैं, लेकिन क्या है फसलों को उगाने के लिए जो है जो सूटेबल जो है उचित मिट्टी या जल उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थितियों में वो सिर्फ क्या है पशुपालन ही उनका मुख्य जो है व्यवसाय रहेगा अपनी आजीविका कमाने के लिए। ठीक है, और जिन जगहों पर क्या है कृषि की जा सकती थी, तो वहाँ पे दोनों ही जो काम है कृषि का भी और जो है पशुपालन का भी साथ साथ हुआ है। ठीक है, तो जिन एनवायरनमेंट में दोनों चीज़ें उपलब्ध थी वहाँ पे दोनों काम साथ साथ रहे। ठीक है, साथ में कृषि होती रही और कृषि से ही पशुपालन में जो है सहायता मिलती रही। ठीक है, तो ये उन जगहों की बात है जहाँ के जो क्लाइमेट है वो सूटेबल रहे हैं एग्रीकल्चर की। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह हैं जो सेमी एरिड हैं या एरिड हैं। ठीक है, जहाँ पे कृषि के लिए अनुकूल दशाएं नहीं, या मिट्टी नहीं है, या जो है टेम्परेचर उतना नहीं है, और फिर जो है रेनफॉल जो है उतनी नहीं है। ठीक है, कम है। तो शुष्क इलाकों में क्या, खासकर शुष्क या अर्ध शुष्क, ठीक है, तो इलाकों में क्या है एग्रीकल्चर तो उतना संभव नहीं था, तो उन लोगों ने क्या है पशुपालन को ही अपना मुख्य व्यवसाय बना। तो आज भी ऐसी जगह जहाँ पे नहीं होते, तो आज भी जो ये पशु जो पालन का काम है, ठीक है, तो वो सेमी एरिड रीजन्स में, तो उनका मुख्य काम क्या है पशुपालन है। अब ये पशुओं को पालेंगे लेकिन एग्रीकल्चर नहीं करें, तो ये पशुओं को कैसे पालेंगे फिर? पशुओं के लिए जो है चारे की आवश्यकता है, तो ये ऐसे स्थानों में हुई जहाँ पे घास के मैदान हो ना। ठीक है, पेड़ पौधे नहीं हैं, फसलें नहीं उग रही, लेकिन घास का क्या होता है, घासों को उगने के लिए ज़्यादा जो है बढ़िया क्लाइमेट या ज़्यादा बरसात की और उनकी आवश्यकता नहीं होती, यानी कम जल में और कम जो है अनुकूल जलवायु में भी जो घास है उग जाती हैं। ठीक है, यानी सेमी एरिड रीजन्स में, बिल्कुल जो हम कहेंगे कि बिल्कुल मरुस्थल है वहाँ पे तो नहीं होंगी, लेकिन सेमी एरिड यानी अर्ध शुष्क इलाकों में जो है जो घास मिल जाती हैं। और हमने देखा कि दो तरह की घास के मैदान आपको मिलेंगे, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और दूसरे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर भी ये दोनों ही, जहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो या शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, ये दोनों ही सेमी एरिड रीजन्स में आते हैं, अर्धशुष्क इलाके होते हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती है और टेम्परेचर भी कुल मिला के जो है ठीक रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, तो फसलें, यहाँ की मिट्टी भी उतनी उपजाऊ नहीं होती
और बारिश भी उतनी नहीं है कि आप कृषि की जो फसल है वो तो नहीं उगा सकते, लेकिन हाँ घास मिल रही है, ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन मिल रही है, घास के रूप में नेचुरल वेजिटेशन मिल रही है। और तो वो अपने जो यहाँ पर फिर पशु भी हमने कहा ना, तो ये जो घास के मैदान होते हैं इनमें जो है बड़े पशु जिन आकार में जो बड़े होते हैं, अब जैसे हाथी है या शेर है, चीता है और जिराफ है, तो जो आकार में बड़े जो पशु हैं वो मिलते हैं, ठीक है। और इसलिए हमने उनको क्या बोला था, क्या है, एक ये हंटिंग ग्राउंड्स की तरह होते हैं। तो यहाँ पे ये जो पशु मिल रहे हैं, तो इन पशुओं को भोजन के रूप में क्या मिल जाएगा, क्या उपलब्ध है, घास मिल रही है, ठीक है। और घास जो है नेचुरली मिल रही है, तो वो घास को मनुष्य नहीं उगा रहा है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे कृषि होती थी वहाँ पे तो वो फसलों के रूप में खुद उगाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, ये घास मिल रही है नेचुरली, ठीक है। तो इन घासों पर ही वो क्या है, अपने पशुओं का जो है पालन पोषण करता है, ठीक है। तो यानी आसपास देख लेता है कि कहाँ पे घास मिल रही है और कहाँ पे क्या मिल रहा है, जो है जल जो है उपलब्ध है। तो ये दो चीज़ें देखकर क्या है वो जो है, तो अर्ध शुष्क इलाकों में घास मिल जाएगी और जल भी मिल जाएगा, लेकिन क्या है हर जगह उतना उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि अर्ध शुष्क इलाके हैं तो प्रचुर मात्रा में वहाँ पे जल नहीं होता। तो कहीं कहीं पे क्या है, जहाँ जहाँ पे जल के कुछ स्थान हो तो ऐसे, तो यानी ये जो है शुरुआत में हम इनको पशु चारा कहेंगे, ये पशुओं को चराते हैं, तो ये इन घासों पर ये पशुओं को चराते थे, ठीक है। तो ये पशुओं का पालन किस प्रकार कर रहे हैं, पशुओं को चराकर, जो नेचुरली प्राकृतिक तौर पे जो घास के मैदानों में जो घास उपलब्ध है, तो उसी से क्या है उनको फोडर मिल जाएगा, चारा उनको घास से मिल जाएगा, और क्या है फिर घूम फिर के क्या है आसपास कहीं जो जल मिलेगा तो जल की आवश्यकता को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है एक ही घास उतनी नहीं उगती और अपने आप उगती, आप उगा नहीं रहे, तो एक जगह की घास अगर आपने क्या है चरा ली तो उसको दोबारा उगने में समय लगता है। तो आपके पशुओं ने यहाँ पे इस घास को चर लिया है, तो उसके बाद क्या होगा, फिर समाप्त हो जाएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नई घास के जो है तलाश में कहीं जो है दूसरे स्थानों पर जाना पड़ेगा। इसलिए ये जो है इनका जो जीवन जो है वो घुमंतु होता है, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह पर जो है लगातार कंटिन्यूसली घास नहीं उगती, तो थोड़ा सा समय लगता है इसको वापस से बड़ा होने में। तो इसलिए, और ऊपर से क्या है जल भी हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो जल की तलाश में और घास या हम कहेंगे कि चारे की तलाश में ये क्या है अलग अलग जो जगह पर लगातार घूमते रहते हैं, ठीक है। और इसलिए हम इसको कहते हैं, तो इनको हम पशु चारक कहते हैं, पशु को चराने वाले, और इस क्रिया को, इस आर्थिक क्रिया को हम पशु चारण कहते हैं, ठीक है। तो पशुपालन ना कह के हम यहाँ पर इसको नाम दे रहे हैं पशु चारण, ठीक है। यहाँ पे पशुपालन किसके जरिए हो रहा है, कृषि के जरिए नहीं हो रहा है, ठीक है, ये पशुओं को चराकर हो रहा है, जो घास के मैदानों में जो ऑलरेडी जो है घास या चारा उपलब्ध है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसलिए ये जो शब्द पास्टोरलिज्म है, तो पास्टोरलिज्म जो है पशुपालन के लिए नहीं यूज करोगे, ठीक है। लाइफ स्टॉक रियरिंग यूज करते हैं, तो इसमें तो चाहे पशुपालन हो या पशुचारण, यानी आप पशुओं का तो पालन कर रहे हो, यहाँ पे तो सिंपल एक चीज़ है। लेकिन जब ये शब्द पास्टोरलिज्म यूज करेंगे तो ये सिर्फ हम पशुचारण के लिए ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यानी वो कम्युनिटीज जो पशुओं को चराकर उनका पालन पोषण करते हैं, तो उनके लिए ही हम पास्टोरलिज्म और पास्टोरलिस्ट हम उनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के जो है पशुपालन हो गया, एक जो है पशुओं को चराते हैं पास्टोरलिज्म करते हैं, और दूसरा कमर्शियल, ठीक है, लाइफ स्टॉक रेयरिंग, या हम कहेंगे कि परमानेंट जो है लाइफ स्टॉक रेयरिंग करते हैं, एक ही जगह पे स्थायी, ठीक है। स्थायी जो है उनका जो पशुओं को जो रखने का जो जगह है वो स्थायी होती है। और स्थायी कैसे हो सकती है, जब आप कृषि करते होंगे, ठीक है, तो कृषि तो स्थायी होती है, तो एक ही जगह पे जो है वहाँ पे उनसे उनको चारा जो है आप जो उपलब्ध करवा सकते हो अपने उनको जो है जंतुओं को, जानवरों को, ठीक है। और इसलिए जो घुमंतु जीवन होता है इसको हम बोलते हैं नोमैडिक लाइफस्टाइल, ठीक है। तो दो तरह के लाइफस्टाइल हैं। तो हमने ये देखा कि जिन जिन स्थानों पर जो है जलवायु की जो दशाएं हैं अच्छी रही हैं, कृषि जहाँ पर जैसे जहाँ पर जिन क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ है, तो वहाँ पर मनुष्य के स्थायी जीवन की शुरुआत हुई, और इसको हम बोलते हैं सीडेंट्री लाइफस्टाइल, ठीक है।
तो जहाँ पे स्थायी जीवन उन्होंने शुरू किया, जिन समुदायों ने मनुष्य के, तो हम उसको बोलते हैं, उस स्थायी जीवन को हम सीडेंट्री लाइफस्टाइल बोलते हैं। ठीक है। और जिन समुदायों में, जैसे हमने कहा कि जो अर्ध शुष्क इलाके हैं, ठीक है, जिन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए क्या है, जगह जगह भटकना पड़ता है, तो उनको हम बोलते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल होता है उसको हम नोमैडिक लाइफस्टाइल बोलते हैं। ठीक है। तो दो तरह के लाइफस्टाइल हो गए, एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया और दूसरा नोमैडिक लाइफस्टाइल हो गया। ठीक है। तो फर्स्ट सीडेंट्री, स्थाई। तो स्थाई जो है लाइफस्टाइल किन का है, एग्रीकल्चर वाली जो कम्युनिटीज है, जो एग्रीकल्चर जिनका मेन ऑक्यूपेशन है, पशुपालन साथ में होता है, एग्रीकल्चर मेन है, उसके साथ में पशुपालन अपने आप हो जाता है। ठीक है। तो जो कृषक समाज है, जिनको हम बोलते हैं कृषक समाज, जिनका मुख्य जो कार्य है जो कृषि होता है, तो उन्होंने क्या अपनाया, तो समय के साथ साथ उनका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा हो गया, सीडेंट्री हो गया, स्थायी जो जीवन है उन्होंने जो है किया है। लेकिन ऐसी कम्युनिटीज, ठीक है, जिनका जो है मुख्य जो काम है वो पशुचारण रहा। ठीक है। ऐसी जगह पे थे जहाँ पे उनको पशु चराने पड़ते थे, यानी जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन नहीं थी, तो उनका जो मुख्य जो काम है, आर्थिक गतिविधि है, वो पशुचारण रही। ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, उन्होंने क्या नोमैडिक, तो पशु चराने के लिए वो उगा तो रहे नहीं है, चारा उगा नहीं रहे, वो सिर्फ चरा रहे हैं, तो इसलिए उन्हें क्या स्थान तो बदलना पड़ेगा। तो भोजन और यानी चारे और जल की तलाश में जो स्थानांतरण तो करना पड़ेगा, इसलिए उनके जो लाइफस्टाइल है हम उसको बोलते हैं नोमैडिक लाइफस्टाइल, घुमंतु जीवन। ठीक है। तो उनकी जो जीवन शैली है वो नोमैडिक है, नोमैडिक। ठीक है। तो ये नोमैडिक लाइफस्टाइल हो गया। और अपने जो आपकी रियल लाइफ में है, अगर जैसे हम कहें, जैसे जिस जगह पे हम हैं और जो हमारे जो मालेगांव हैं, तो हम जो है सीडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ठीक है। हमारे जो गांव हैं वो परमानेंट है, हमारे घर परमानेंट है, हमारे खेत परमानेंट है। ठीक है। और आप पशुपालन अपने उन खेतों से ही जो है पशुपालन का काम करते हैं। ठीक है। तो यानी ये हमारा कृषक समाज है, जिसको हम मुख्य जो है समाज बोलते हैं, कृषक समाज। यहाँ पे क्या है, जो कृषक समाज है वो अपनी कृषि के द्वारा ज़्यादा लोगों का भरण पोषण करने में सक्षम रहते हैं, बजाय के ये जो नोमैडिक लाइफस्टाइल। तो नोमैडिक लाइफस्टाइल का उदाहरण आप दे सकते हो, जैसे बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे राजस्थान से जो है गायों को लेकर या जो भेड़ बकरियों को लेकर यहाँ पे चराने के लिए आते हैं। तो वो घूम घूम कर, जैसे ऐसा समय जब राजस्थान में वहाँ पे घास नहीं मिलती हैं, तो वो आसपास के दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, जहाँ पर जो जल है और जो घास है, चारा है, उनको उपलब्ध हो सके। ठीक है। तो आप ये रियल लाइफ में भी जो है नोमैडिक लाइफस्टाइल देख सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी जो जनजातियां हैं राजस्थान में, यानी या तो जो है हम कहेंगे कि गर्म मरुस्थल है या ठंडे मरुस्थल है या पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, ऐसे इलाकों में ये नोमैडिक लाइफस्टाइल है जो है, और या पशुचारण का जो काम होता है, पास्टोरलिज्म का काम होता है, ऐसी जगहों पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये राजस्थान से आते हैं एक सीजन में जब वहाँ पे गर्मी होती है, और जब वहाँ पे बारिश हो जाती है और वहाँ पे वापस से वहाँ पे भी जो जल है या कुछ चारा उपलब्ध हो जाता है, तो वो वापस से अपने थानों में चले जाते हैं। ठीक है। तो वो घूम घूम कर क्या है, अपनी आवश्यकताओं को और अपने जो पशुओं की आवश्यकताओं को है पूरा करते हैं, और इसीलिए वो कभी भी पूरी तरह से स्थायी जीवन जो है उसको नहीं जीते हैं, और ऐसे जीवन शैली को हम नोमैडिक लाइफस्टाइल बोलते हैं। ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि पशु जो पालन की शुरुआत, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की शुरुआत क्यों हुई। ठीक है। और कहाँ कहाँ पर, और लाइफ स्टॉक रेयरिंग क्या होता है। ठीक है। लाइफ स्टॉक रेयरिंग यानी पशुओं को क्या है, आप पाल रहे हो। ठीक है। वो आगे देखेंगे। तो हमने दो तरह से देखा कि एक जो पशु पालन करते हैं जो कृषि पर आधारित होता है, कृषि पर आधारित जो पशुपालन करते हो, और दूसरा है जो पशुचारण पर जो है पशुपालन करते हैं, लाइफ स्टॉक रेयरिंग करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये। और फिर इससे संबंधित हमने देखा कि जो लोग हैं, ठीक है, जो पास्टोरलिज्म करते हैं वो नोमैडिक लाइफस्टाइल को जीते हैं, और जो परमानेंट जो है एनिमल रियरिंग या लाइफ स्टॉक रियरिंग करते हैं, जो एग्रीकल्चर बेस्ड होता है, वो एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो यही चीज़ें हम आगे यानी इन स्लाइड्स में देखेंगे। हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, एक बार इसमें से एग्जैक्टली देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है। और
तो हम यहाँ पे देखते हैं स्पेशली हम पास्टोरलिज्म को शुरू में करेंगे, आगे उसके बाद कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग को करेंगे, ठीक है। कमर्शियल या सीडेंट्री लाइफ स्टॉक रियरिंग को बाद में करेंगे। तो पशुपालन में हम सबसे पहले ले रहे हैं पशुचारण, वो सबसे जो है पहले रहा होगा, ठीक है। तो पास्टोरलिज्म में हम क्या देखते हैं, इन पास्टोरलिज्म मैन सेलेक्ट्स एंड रियर्स, वो चयन करता है, ठीक है, और रियर करता है, पालता है, ठीक है। तो जो मनुष्य है पशुचारण की जो गतिविधि है, आर्थिक गतिविधि है, उसमें जो मनुष्य है वो सेलेक्ट करता है, ठीक है, और पालता है सूटेबल्स एनिमल्स को, जो भी उचित सूटेबल, सूटेबल का मतलब यहाँ पे जो नॉन वायलेंट है, जो उसको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और उसकी आवश्यकताओं को पूरा भी करते हो। सूटेबल किसको कहेंगे, जो उसको नुकसान ना पहुँचाएं, यानी उसकी जान या माल का जिससे खतरा ना हो, और दूसरा उसके लिए काम के हो। ऐसे भी तो हो सकता है कि आपको जान माल का खतरा ना हो लेकिन वो आपके काम का ना हो। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं सूटेबल एनिमल्स का मतलब क्या हुआ है, जो आपकी आवश्यकता को पूरा कर सकते हो और साथ के साथ नॉन वायलेंट इन नेचर, ठीक है, जो स्वभाव से अहिंसक हो। अब जैसे मान लो गाय है, भैंस है, ये कोई ज़्यादा हिंसक पशु नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे शेर है, शेर तो आप पाल लो या ना पाल लो, हमेशा रहेगा हिंसक ही, वो बाई नेचर ही हिंसक पशु है, ठीक है। तो ये जो नॉन वायलेंट जो नेचर में है, ऐसे पशुओं को वो क्या है, सिलेक्ट करता है और फिर उनको पालता है, ठीक है। तो पशुचारण में क्या है, मनुष्य जो है जो सूटेबल जो एनिमल्स हैं, जो नॉन वायलेंट है नेचर में, उनका चयन करता है। उसने अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, अलग अलग जगह के एनवायरनमेंट में अलग अलग पशु मिलेंगे, ठीक है। अगर मान लो गर्म मरुस्थलों में जाओगे तो अलग तरह के पशुओं का जो है यहाँ पे पशुचारण होगा या पशुपालन होगा, ठीक है। और अगर आप ठंडे इलाकों में जाओ अलग तरह का होगा, मैदानी इलाकों में अलग तरह के पशु मिलेंगे, वो आपको हम पहले ही हम उसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो अलग अलग जगह की जलवायु और अलग जगह की अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से अलग अलग तरह के पौधे और उसी हिसाब से अलग तरह के जो पशु हैं आपको मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन में कौन से पशु कोई दूसरी जगह के नहीं, तो उसके ही आसपास का इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, दैट पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन, जोनल एरिया, उस जलवायु की दशाओं में, ठीक है, जलवायु की वजह से ही उस जगह में एक पर्टिकुलर वेजिटेशन मिलेगी, और जैसी पर्टिकुलर वेजिटेशन होगी उसी हिसाब की पर्टिकुलर क्या मिलेगी, आपको जो है एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है। हमने कहा था ना कि फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। फ्लोरा मतलब प्राणी जात, तो यानी वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस पे हर जगह की जो प्राणी जात है या जो है पादप जात है वो अलग होता है। तो फ्लोरा एंड जो फोना है वो किस पे डिपेंड करेगा, क्लाइमेटिक जोन, कि वो जगह किस क्लाइमेटिक जोन में पड़ती है, ठीक है। तो उसी पे डिपेंड, जैसा फ्लोरा होगा फिर उसी पे डिपेंडेंट, क्योंकि जो पशु हैं वो पूरी तरह से वेजिटेशन पे ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। चाहे शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, दोनों ही वो वहाँ की वेजिटेशन पे डिपेंड। तो जैसी फ्लोरा होगी तो किसी हर एक जगह की अपनी एक विशेष फ्लोरा होगी और अपनी एक विशेष फोना होगी। तो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में आपको अलग फ्लोरा एंड फोना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो कौन से पशु जो जिस क्लाइमेटिक जोन में वो खुद रह रहा है, जिस तरह के एनवायरनमेंट में वो खुद रह रहा है, तो उसके आसपास जिस तरह के जो पशु उसको मिल रहे हैं उनमें से वो आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, कि कौन से पशु ऐसे हैं जिनका क्या है वो अहिंसक हैं और जिनका वो पालन पोषण कर सकता है और वो उसकी आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और आगे चल के हम ये देखते हैं कि कैसे अब ये उसको सिलेक्ट करना और पालन पोषण करेगा, वो कैसे करेगा, अपने इलाके में मिलने वाले जो जंतुओं का पालन पोषण इन्हें सिस्टमेटिक वे, व्यवस्थित ढंग से एक व्यवस्था के तहत करता है, ठीक है। तो यानी ऐसा नहीं है कि मान लो पशुओं को पालना कोई ऐसा ही नहीं है कि ऐसे ही कर लोगे, तो उसके लिए भी एक सिस्टम आपको फॉलो करना होगा। मान लो पशुओं को डोमेस्टिक बनाना है, अब जैसे आपने देखा होगा जैसे बैल है, ठीक है, बैल को हम ज़्यादातर मान लो बोझा ढोने के लिए जैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या बैल को डोमेस्टिक बनाना है, मतलब ठीक है चारा दे रहे तो बैल है उसको वो आपका बोझा ढोने का काम करे, उससे पहले आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि सीधा ही आप मतलब उसको ऐसे यूज कर लो, ठीक है। तो उनको पालतू बनाने की भी एक जो है व्यवस्था होती है, उनको आदत डालनी पड़ती है, ठीक है।
शुरू में जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, इवन चाहे अहिंसक पशु भी हैं, तो वो पसंद नहीं करेंगे कि उनको क्या है बांध के रखा जाए। तो उनको एक आदत डालना है, ठीक है, कि वहाँ पे रखने की, उनके फिर चारे की जो व्यवस्था करना है, ठीक है, उनकी बाकी की अगर उनको कोई डिजीज़ होता है तो उनको अगर कोई बीमारियाँ होती हैं तो उनको कैसे आपको ट्रीट करना है, तो ये सारी चीज़ें ये सिस्टमेटिक वे में होगी, यही तो व्यवस्था है। तो व्यवस्था में उनके भोजन की व्यवस्था है, ठीक है, और उनके जो है दवाइयों की, हम कहेंगे क्या, उनके ट्रीटमेंट की जो व्यवस्था है, ठीक है, उनके और बाकी की सारी ये तो यानी एक व्यवस्थागत तरीके से ही ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि बिना नॉलेज के और बिना व्यवस्था के आप जो है ये पशुपालन नहीं कर सकते, पशुओं को जो है डोमेस्टिकेशन आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पशु पालते हैं इन ए सिस्टमेटिक वे टू फीड देमसेल्व्स। किस लिए पालते हैं, क्या ज़रूरत है पालने की, फीड देमसेल्व्स, यानी खुद के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए ये पशुओं को पालते हैं। टू फीड देमसेल्व्स, खुद को, यानी मनुष्य पशुओं को पाल रहा है, ठीक है, किसके लिए, खुद को, खुद के लिए भोजन जुटाने के लिए, एंड अर्न, और जुटाने के लिए, मतलब जुटाना, अदर रिसोर्सेज फ्रॉम, या दूसरे संसाधन, तो दूसरे भी बहुत सारे संसाधन से मिलते हैं, तो जैसे चमड़ा मिल गया है, ठीक है, और या दवाइयाँ भी बना सकते हैं, और जो है अन्य तरीके से भी जो है पशुओं का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पशुओं की जो हड्डी है उनसे मतलब औजार बना सकते हैं, कई तरीके से उनका प्रयोग किया जा सकता है। टू अर्न अदर रिसोर्सेज फ्रॉम मेकिंग ए मोर रिलायबल, ठीक है। तो क्यों, इसका फ़ायदा क्या है, तो आखेट और संग्रहण की तुलना में इसका क्या फ़ायदा है, ये क्या देता है, मोर रिलायबल, ज़्यादा विश्वसनीय, रिलायबल यानी जिस पर विश्वास कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आखेट की जो क्रिया है उसमें वो विश्वसनीय नहीं है, वो उतनी रिलायबल एक एक्टिविटी नहीं है। आज आपको शिकार के लिए जो है हो सकता है कि कई जानवर मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट डे आपको शिकार के लिए कोई जानवर ना मिले, आप ढूंढते रहो और मिले नहीं, या मिल जाए तो आप नहीं कर पाओ। तो जो आखेट का है और संग्रहण का काम है वो रिलायबल नहीं है, ठीक है, गारंटी नहीं है उसमें कि आपको भोजन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसीलिए क्योंकि ये एक रिलायबल है, पास्टोरलिज्म है या लाइवस्टॉक रियरिंग है, वो ज़्यादा रिलायबल, मोर रिलायबल, ठीक है, उनकी तुलना में, किन की तुलना में बात कर रहे हैं, ठीक है, गैदरिंग और हंटिंग की जो कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं, ये मोर रिलायबल है एंड कंफर्टेबल है, और उनसे ज़्यादा सुविधाजनक है, उनमें ज़्यादा दिक्कत होती है, उसमें ज़्यादा मेहनत होती है, ठीक है। तो लाइवस्टॉक रियरिंग जो है गैदरिंग और हंटिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा रिलायबल भी है और ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, सुविधाजनक भी है, उसको करना, ठीक है, वो ज़्यादा सुविधाजनक है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य जो है जिस भी तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस में, जिस तरह के क्लाइमेटिक जोन में वो रह रहा है, उस क्लाइमेटिक जोन में से वो कुछ पर्टिकुलर जो है पशु जो नॉन वायलेंट हो, अहिंसक हो नेचर में, ठीक है, और जो उसकी आवश्यकताओं को शूट करते हैं, उनको पूरा करते हैं, ऐसे पशुओं को वो सेलेक्ट करता है और उनका पालन पोषण करता है एक सिस्टमेटिक वे में। उनका पालन पोषण कोई नॉर्मल वे में, सिस्टमेटिक वे में, व्यवस्थागत तरीके से उनका पालन पोषण करता है, ठीक है। और किस लिए करता है, ताकि वो खुद के लिए क्या है भोजन या अन्य संसाधनों की व्यवस्था कर सके, हंटिंग और गैदरिंग की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय और जो है सुविधाजनक तरीके से, ठीक है। तो ये थी हमारी जो है पास्टोरलिज्म की डेफिनेशन, हम इसको कह सकते हैं, ये हमारी पास्टोरलिज्म की जो है डेफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं कि रीजन्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ पास्टोरलिज्म, कारण क्या है विकास के, पास्टोरलिज्म या लाइफ स्टॉक रियरिंग, पशुपालन या पशुचारण के विकास के कारण क्या रहे हैं। तो यानी आर्थिक गतिविधि के, ये आर्थिक गतिविधि के रूप में पशुपालन या पशुचारण की शुरुआत या विकास क्यों हुआ, क्या कारण रहे हैं। तो अगर कोई कारण ही ना हो तो ये गतिविधि होती ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कारण देखेंगे, हम मतलब है शॉर्ट में या हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब एक बार सिस्टमेटिक वे से यहाँ पर हम दोबारा से देख लेते हैं कि क्या क्या कारण है।
तो जो फर्स्ट जो है इम्पोर्टेंट जो रीज़न है पास्टोरलिज्म की डेवलपमेंट के, वो है पॉपुलेशन का इंक्रीज। ठीक है, तो पॉपुलेशन धीरे धीरे जो है बढ़ गई, और जो है आखेट और जो है संग्रहण की जो आर्थिक गतिविधि है वो बढ़ती हुई जनसंख्या की जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, जो फूड की या अन्य जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में जो है सक्षम नहीं है। ठीक है, नहीं थे, तो इसीलिए क्या है कुछ अन्य एक्टिविटी, कोई दूसरी एक्टिविटी जो ज़्यादा रिलायबल तरीके से और ज़्यादा जिसकी कैरिंग कैपेसिटी हो। ठीक है, तो हमने ये देखा कि आखेट है और जो है क्या बोलते हैं गैदरिंग है, वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है, उसमें गारंटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, और ऊपर से उनकी कैरिंग कैपेसिटी भी कम है, तो इसलिए ज़्यादा जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए एक ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी वाली जो है एक्टिविटी की ज़रूरत थी। तो जो ये लाइव स्टॉक रियरिंग है वो उनके लिए क्या है, एक लगातार, ठीक है, पशुओं का पालन करके आप लगातार जो है दूध है या दूसरी आवश्यकताओं लगातार जो है पूरा, यानी भोजन की या अन्य आवश्यकताएं लगातार, जब तक वो यानी काफ़ी लंबे समय तक वो पशु आपके साथ रहते हैं। एक बार अगर आप पाल लेते हो, ठीक है, 5-7 साल 10 साल है एटलीस्ट एक पशु रह जाता, तो काफ़ी लंबे समय तक वो आपकी आवश्यकताओं को लगातार पूरा करते हैं। अगर एक बार आप पशु बांध लेते हो तो वो लगातार जब तक वो जीवित रहता है तब तक वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा विश्वसनीय है, कंटिन्यूसली सप्लाई करता है रिसोर्सेज की। ठीक है, लेकिन क्या आखेट में और जो है संग्रहण में है वो कंटिन्यूस सप्लाई की कोई गारंटी नहीं होती, उसमें कोई सप्लाई आपको यानी वो भोजन मिलेगा या संसाधन मिलेंगे ही, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो पहला कारण ये था जिसके लिए ज़रूरत पड़ी पशुपालन की, तो जनसंख्या वृद्धि जो है मुख्य कारण, इसीलिए डिमांड बढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई कम है। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न क्या है कि जनसंख्या के बढ़ने से संसाधनों की डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई अभी भी कम है, और जितनी भी है वो भी रिलायबल नहीं है। ठीक है, जितना भी संग्रहण से या आखेट से भोजन या संसाधन मिल रहे हैं, ठीक है, वो जितने मान लीजिए कम मिल रहे हैं, लेकिन वो कम मिल जाए उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो डेली ही मिले, कंटिन्यूसली उनकी सप्लाई हो, इस बात की भी कोई गारंटी उसमें नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा रीज़न इसके लिए रहा है वो है लो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग। जो हंटिंग और गैदरिंग की जो एक्टिविटी है उन दोनों की कैरिंग कैपेसिटी, भरण पोषण की अक्षमता वो है लो थी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हंटिंग के द्वारा या गैदरिंग के द्वारा ज़्यादा भोजन या ज़्यादा संसाधन आप है वो जुटा नहीं सकते। ठीक है, तो यानी एक अगर आप जो है पशु को मार के कितने व्यक्तियों को भोजन खिला सकते हो सकता है कि एक पशु को जो है बड़े पशु को आप आखेट करो, शिकार करो, तो उससे क्या हो सकता है कि एक मान ली 5 आदमी है, 5 आदमियों को एक दिन का भोजन मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का भोजन मिल जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, तो आपको नया पशु मारना पड़ेगा, और इस तरीके से पशुओं का जो ग्रोथ है वो कम होगी और उनके मरने की दर ज़्यादा होगी। तो एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उन वनों से या उस इलाके से जो पशु हैं जिनका आप शिकार कर रहे हो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, और जब वो समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद क्या करोगे, तो आपकी फिर वही सप्लाई की दिक्कत फिर हो गई। ठीक है, तो इसकी बजाय जो है पशुपालन में क्या करेंगे, जो पशुपालन में एक पशु है, तो मान लीजिए 5 आदमी हैं, एक पशु पर निर्भर है, तो वो एक पशु ही, तो अगर मान लीजिए वो 5 साल तक वो जो पशु है वो मान लीजिए दूध दे रहा है या दूसरे जो संसार, तो वो लगातार 5 व्यक्तियों को 5 सालों तक जो है भोजन वो उपलब्ध करवा सकता है। तो इसलिए पशुपालन की जो कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हुई कि नहीं हुई। ठीक है, अगर मारते हैं तो वो 2 दिन तक दे देगा, 5 आदमियों को भोजन 2 दिन तक दे देगा, लेकिन पालने में क्या है कि लगातार 5 सालों तक वो क्या है, एक बार आपने एक पशु को पाला तो वो 5 व्यक्तियों को लगातार 5 सालों तक जो है जो भोजन है या अन्य संसाधन है वो उपलब्ध करवा सकता है। इसीलिए आखेट और गैदरिंग की तुलना में, संग्रहण की तुलना में जो है पास्टोरलिज्म की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और इनकी कम थी। इस वजह से इन्होंने क्या है इसको जो है चयन किया, पशुओं को जो पालन करना जो है वो उन्होंने उचित समझा कि इसकी बजाय ये ज़्यादा बेहतर जो है एक तरीका है। ठीक है, इसीलिए क्या है जो है इसका विकास हुआ
पास्टोरलिज्म का या लाइफ स्टॉक रियरिंग है उसका विकास हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी रीजन है वो हम अपना बाद में देखेंगे, कल की क्लास में देखेंगे। और जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं उसको आप लोग अच्छे से जो है समझ लेना,